फिर दिखा सीएम धामी का मानवीय चेहरा। देहरादून में स्कूटी से गिरे युवकों को अपना काफिला रोककर उठाया, उपचार के लिए भिजवाया अस्पताल। धर्मांतरण कानून को लेकर सियासत शुरू, कांग्रेस ने लगाया तुष्टीकरण का आरोप। पूर्व कप्तान विराट कोहली पहुंचे बाबा नीम करौली के दर पर, पत्नी संग पूजा कर लिया आशीर्वाद। बक्सर तहसील के लेखपाल पर सरकारी भूमि और तालाब पर कब्जा करने का आरोप। शिकायतकर्ता ने कहा 2 सालों से शिकायत के बाद भी नहीं हो रही कोई कार्रवाई। सितारगंज में अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। अमरिया चौराहे पर हटाई गई कई अवैध दुकानें। देवभूमि लाइव पर आपको स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्या तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून से आ रही बड़ी खबर के साथ। सीएम धामी का दिखा मानवीय चेहरा। स्कूटी सवार 2 घायल युवकों को देखकर काफिला रुकवाया। सड़क पर चोटिल देख सीएम ने अपना काफिला रुकवाया। काफिले में चल रही पायलट कार से युवकों को अस्पताल भी पहुंचाया। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सीएम धामी का मानवीय चेहरा दिखा, जहां उन्होंने स्कूटी सवार 2 घायल युवकों को देखकर अपना काफिला रुकवाया और सड़क पर चोटिल देख सीएम ने अपना काफिला रुकवाया। काफिले में चल रही पायलट कार से युवकों को अस्पताल भी पहुंचाया। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सीएम धामी का मानवीय चेहरा दिखा है, जहां वे स्कूटी सवार 2 घायल युवकों को देखकर उन्होंने अपना काफिला रुकवाया और घायल युवकों को अस्पताल भी पहुंचाया। खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे सहयोगी आकाश कौर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आकाश, सीएम धामी का मानवीय चेहरा दिखा, जहां वे काफिला रोककर घायल युवकों को अस्पताल पहुंचाए हैं। हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं कि जिस तरीके से लगातार सीएम का जो मानवीय चेहरा है वो सामने आता रहा है। पहले जब हमने देखा है कि किस तरीके से मुख्यमंत्री एक तरीके से आम इंसान की तरह जो है नजर आते रहे हैं। लगातार हमने ये भी देखा था कि किस तरीके से वो उनकी सादगी का परिचय हमने हिमाचल चुनाव में भी देखा था कि जहां पर वो शिमला की सड़कों पर बिगर चोटी के घूमते हुए नजर आए। और ये वजह है कि आज सुबह मुख्यमंत्री एक कार्यक्रम से जो है सचिवालय की तरफ आ रहे थे। उसी दौरान हमने देखा कि 2 जो लड़के हैं वो कहीं ना कहीं स्कूटी में सवार थे और वो सड़क में वो गिरे हुए थे, एक तरह से घायल हुए थे। तो उसी समय कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री ने अपना जो काफिला है उसको रुकवाया और दोनों ही जो घायल युवक थे उनका हालचाल उन्होंने जाना और साथ ही साथ अपनी ही जो काफिले में एक गाड़ी जो लगी हुई थी उसके जरिए जो है उन्हें अस्पताल पहुंचाया और उपचार के लिए जो है डॉक्टरों को निर्देशित किया गया। तो कह सकते हैं कहीं ना कहीं इस तरीके का सादगी का परिचय लगातार मुख्यमंत्री देते रहे हैं और ऐसे में आज भी देखा गया है कि जब मुख्यमंत्री को 2 लड़के घायल नजर आए तो उन्होंने अपना काफिला रुकवा करके उनका हालचाल भी जाना और अपने काफिले से के जरिए ही उस युवकों को जो है उपचार के लिए जो है अस्पताल पहुंचाया। आकाश, जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने चित्रकला प्रतियोगिता में राज्य स्तर पर स्थान पाने वाले 15 बच्चों को पुरस्कृत किया। राज्यपाल ने बच्चों की बनाई पेंटिंग की सराहना करते हुए कहा कि बच्चों ने बेहद सुंदर चित्रकला का प्रदर्शन किया है। साथ ही कहा कि चित्रकला मानव जीवन की महत्वपूर्ण विधा है, जो अद्वितीय प्रतिभा से अपनी कल्पनाओं के ब्रश और रंगों से मूर्त रूप देकर ऐसी कला का सृजन करते हैं जिसे देखकर मन आत्मविभोर हो जाता है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने कहा कि दिव्यांग बच्चे प्रतिभा के धनी होते हैं, उन्हें कम नहीं आंका जाना चाहिए। ऐसे बच्चों को विशेष स्नेह और सहयोग की आवश्यकता है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने चित्रकला प्रतियोगिता में राज्य स्तर पर स्थान पाने वाले 15 बच्चों को पुरस्कृत किया। राज्यपाल ने बच्चों की बनाई पेंटिंग की सराहना भी की और कहा कि बच्चों ने बेहद सुंदर चित्रकला का प्रदर्शन किया है।
साथ ही उन्होंने कहा कि चित्रकला मानव जीवन की महत्वपूर्ण विधा है जो अद्वितीय प्रतिभा से अपनी कल्पनाओं के ब्रश और रंगों से मूर्त रूप देकर ऐसी कला का सृजन करते हैं। उत्तराखंड सरकार की कैबिनेट बैठक में जबरन धर्मांतरण पर लगाम कसने के लिए बड़ा फैसला लिया गया। कैबिनेट की बैठक में धर्मांतरण कानून में सख्त संशोधन किए गए, जिसके तहत अब से जबरन धर्म परिवर्तन संगीन अपराध होगा। इसके तहत सजा का भी प्रावधान किया गया है। नए कानून में जबरन धर्मांतरण कराने पर आरोपी को 10 साल की सजा होगी। इसके बाद से धर्मांतरण और लव जिहाद जैसे मामलों पर रोक लगेगी। सरकार के इस फैसले पर सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी इसका स्वागत कर रही है, तो वहीं विपक्ष ने सरकार पर ध्रुवीकरण करने के आरोप लगाए हैं। बिल्कुल ये तुष्टीकरण की राजनीति है, ध्रुवीकरण की राजनीति है। इसमें कहीं कोई और दूसरी चीज नहीं दिखती है। देखिए, मुख्यमंत्री के गृह जनपद में हजारों लोगों ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया, धर्मांतरण हुआ, सबने देखा। क्या उसमें कोई कार्रवाई हुई? या अन्य वर्गों में जो धर्मांतरण हो रहा है उसमें कोई कार्रवाई हुई? कितने लोगों ने किस वर्ग में धर्मांतरण किया, किस धर्म के लोगों ने दूसरे धर्म को अपनाया? कोई किसी के खिलाफ कार्रवाई हुई? आपके घर में धर्मांतरण हो रहा है, आप उसको नहीं रोक पा रहे हैं, तो आगे आप क्या रोकोगे? ये केवल एक तुष्टीकरण की राजनीति है। धर्मांतरण करना, किसी भी समाज को जबरदस्ती उसका धर्म परिवर्तन करना, ये सरासर कानून का उल्लंघन है। और भारत के संविधान में भी ये व्यवस्था है कि जबरदस्ती आप किसी के धर्म परिवर्तन नहीं करा सकते हैं। लोगों की भावनाएं जो हैं आहत होती हैं। इसलिए सरकार ने, उत्तराखंड राज्य की सरकार ने, पुष्कर सिंह धामी जी जो मुख्यमंत्री के रूप में, उन्होंने एक बहुत कठोर और ऐतिहासिक निर्णय लिया है। इससे उत्तराखंड राज्य में सभी धर्मों में एक दूसरे के प्रति समभाव पैदा होगा। सब एक दूसरे के धर्म का आदर करेंगे और धर्म परिवर्तन जो चोरी छुपे होता था वो बंद हो जाएगा। कठोर से कठोर कानून बना दिया गया है। मसूरी में माल रोड में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय सचिव कॉमरेड पल्लव सेन गुप्ता ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि 2024 में सभी विपक्षी दलों को एकजुट होकर चुनाव लड़ना होगा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी इसके लिए विपक्षी दलों को एक करने का प्रयास कर रही है। देश की जनता बीजेपी से त्रस्त हो चुकी है। जनता में सरकार के खिलाफ खासा आक्रोश है और वो परिवर्तन चाहती है। इसके लिए सभी विपक्षी दलों को एक साथ आकर चुनाव लड़ना चाहिए। सीपीआई तो हमारी चिंता हमेशा से रहा है कि एक बड़ा स्पेस है विपक्षी दलों का कि इन जनविरोधी नीतियों के खिलाफ, सत्ता पे बैठी सरकारों के खिलाफ जनता को अपने साथ ले आए। लेकिन ये तभी संभव होगा जब एक बड़ी एकजुटता बने। हम अपेक्षा करते हैं कि 22 साल के जो अनुभव हैं वो मजबूर करेंगे, विवश करेंगे तमाम बड़ी एकजुटता को कायम करने के। भाजपा को अगर हराना है तो उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है और सीपीआई इस पर लगातार जोर देती रही है। पार्टियां हैं वो भी इसको गंभीरता से लेकर विकल्प खड़ा करने के प्रयास करेंगे। लक्सर तहसील क्षेत्र स्थित शेखपुरी गांव में एक ग्रामीण युवक ने प्रशासन से एक ऐसी शिकायत की है जिसमें एक स्थानीय लेखपाल द्वारा गांव की सरकारी भूमि और तालाब की जमीन पर एक तरफा कब्जा कराने का आरोप लग रहा है। दरअसल जॉनी नाम के शिकायतकर्ता द्वारा बताया गया कि बीते 2 सालों से तालाब को लेकर शिकायती मामला विचाराधीन है, जिस पर लगातार जिलाधिकारी सहित उप जिला मजिस्ट्रेट और तहसीलदार को भी संबंधित लेखपाल पर एक तरफ कब्जा कराने के आरोपों की शिकायत की जा रही है। लेकिन तहसील प्रशासन द्वारा शिकायत के बावजूद आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई और अमल में नहीं लाया गया। लेखपाल पर आरोप है कि उसने 5,000 रुपए में तालाब में पेड़ लगवाकर खानापूर्ति और धांधली को अंजाम देते हुए ग्राम समाज की भूमि पर भी कब्जा करवाया है। ये हमारे एक जोड़ के चल रहा काफी 2 साल से लगातार आईडीएम साहब को, तहसीलदार को, डीएम साहब को इसकी रिपोर्ट दी जा रही है। और पटवारी इसमें क्या काम करता है कि लोगों पे एक साइड से कब्जा करा देता, मिट्टी डलवा देता, उसमें कुछ करा देता। तो कुछ आम के पेड़ भी खड़े थे उसके आसपास, तो पेड़ तो उसने मालिक ने काट दिए और फिर उसमें उठा के ट्रैक्टर से मिट्टी करा दी उसके ऊपर सारे के एक साइड से।
तो इसमें कोई भी अपना तहसील का कोई भी आदमी एक्शन नहीं ले पा रहा, क्या तो ये नाकारे हैं क्या चोर हैं, क्योंकि 5,000 रुपये में इनने 10 पेटे पॉपुलर के लगवा दिए जोड़ के अंदर। हरिद्वार के रोशनाबाद कलेक्ट्रेट में नवोदय नगर क्षेत्र की रौ नदी में खनन के लिए बोली की प्रक्रिया संपन्न हुई। खनन अधिकारी प्रदीप कुमार और एसडीएम पूरन सिंह राणा की देखरेख में यह प्रक्रिया हुई, जिसमें 8 लोगों ने हिस्सा लिया। लोट की बोली 66 लाख पर रही, वहीं अनहोल लॉट की बोली 1 करोड़ 23 लाख के पार पहुंची। इस कार्य की समयावधि 6 माह की रहेगी, जिसमें टोटल रॉयल्टी प्लस टैक्स पहले जमा करना होगा और स्टॉक के लिए अलग से परमिशन लेनी होगी। नगर में आपदा से चित्र प्रभावित हो रहा था, जिसमें हमने रौ नदी में एक लॉट बनाया था और जिसके जस्ट बगल में हरनोल नदी में एक लॉट बनाया था। जो रौ नदी में लॉट बनाया था उसकी बोली 66,99,000 से स्टार्ट थी, जिसमें 8 लोगों ने प्रतिभाग किया। 8 लोगों में से एक श्री कुलदीप सिंह ने उच्च बोली बोल के 68,51,000 में बोली को प्राप्त किया। सेम कंडीशन हरनोल नदी में हमने लॉट बनाया था, जिसका 1 करोड़ 23 लाख 20,000 रुपये बोली थी, जो बोली से उठ के 1 करोड़ 23 लाख 61,000 में गई है। हमें 6 महीने में इनको नदी के बीच के सेंटर का 50% मेटल को उठाया जाना है और उठा के वहाँ चैनल बनाना है, ताकि फ्यूचर में जो बरसात में पानी आएगा वो किसी गांव को बस्ती को कटाव न करे। लोहाघाट ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय में समग्र शिक्षा अभियान के तहत स्कूल सेफ्टी प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षक और शिक्षिकाओं को कई प्रकार की शिक्षा संबंधी नई जानकारियां दी गईं। इस दौरान मास्टर ट्रेनर फरत्याल ने बताया कि इस प्रशिक्षण का फायदा विद्यालय में पढ़ने वाले नौनिहालों को होगा। वहीं प्रशिक्षण शिविर से शिक्षकों का पुनर्बोधात्मक ज्ञान भी बढ़ता है, जिस कारण नौनिहाल बच्चों को नई नई गतिविधियों से शिक्षा प्राप्त होती है और उनके ज्ञान में भी काफी वृद्धि होती है। निपुण भारत मिशन के तहत जो ये हमारा प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है, इसमें प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय के एक शिक्षक को प्रशिक्षण लेना अनिवार्य है। इसमें बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान 5 दिवसीय प्रशिक्षण FLM के संदर्भ में है और 1 दिवसीय प्रशिक्षण जो है हमारा विद्यालय शिक्षा प्रबंधन के संदर्भ में यह प्रशिक्षण प्रारंभ है। इस प्रशिक्षण से जो हमारे नौनिहाल बच्चे हैं नई नई गतिविधियों से उनको शिक्षा प्राप्त करने का मौका मिला। कई छोटे बड़े शहरों के अलावा अब हरिद्वार के लक्सर में भी छात्र संघ चुनाव कराए जाने की मांग उठने लगी है। ABVP के कई पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत का पुतला दहन किया और उनके खिलाफ नारेबाजी की और विधानसभा त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत चुनाव की तरह लंबे समय से अटके छात्र संघ चुनाव भी तत्काल कराए जाए और नहीं होने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दी। भारतीय विद्यार्थी परिषद की ही मांग है कि छात्र शक्ति को देखे और जल्दी से जल्दी महाविद्यालयों में चुनाव करने की घोषणा करे। छात्र संघ का चुनाव नहीं हो रहा था किसी भी महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में, लेकिन उत्तराखंड सरकार लोकसभा, विधानसभा, निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव को बहुत ही शानदार तरीके से करा रही थी, लेकिन छात्र संघ चुनाव के नाम से वे मौन हो जाती थी। आज पूरे उत्तराखंड के अंदर धन सिंह रावत जो शिक्षा मंत्री है उनका पुतला दहन किया गया है ABVP द्वारा और ये मांग की गई है कि अगर जल्द ही छात्र संघ चुनाव की तिथि घोषित नहीं होती तो पूरे उत्तराखंड के अंदर ABVP के कार्यकर्ता उग्र आंदोलन को बाध्य होंगे। सितारगंज पुलिस ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया, जहां अमरिया चौराहे पर पुलिस ने सड़क किनारे लगने वाली सब्जी और फल विक्रेताओं के ठेले को हटाया। इस दौरान पुलिस ने NH की जमीन को अतिक्रमण मुक्त किया। वहीं उप जिलाधिकारी तुषार सैनी ने सभी अतिक्रमणकारियों को सख्त हिदायत देते हुए कहा कि नेशनल हाईवे की भूमि पर अतिक्रमण न करें, अन्यथा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आगामी 21 नवंबर को मुरादाबाद सहारनपुर रेलखंड के मध्य चुड़ियाला और इकबालपुर के बीच स्थित एक निर्माणाधीन फ्लाईओवर ब्रिज पर चल रहे काम के कारण लक्सर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर आवागमन संबंधित 2 रेलगाड़ियां प्रभावित रहेंगी। दरअसल चुड़ियाला इकबालपुर रेलवे स्टेशन के बीच फ्लाईओवर ब्रिज पर एक कंक्रीट युक्त निर्मित विशाल सीमेंटेड गार्डर स्थापित किया जाना निर्धारित किया गया है। इसके चलते देहरादून से लक्सर होकर
सहारनपुर तक जाने वाली पैसेंजर गाड़ी दोनों तरफ से पूर्ण रूप से स्थगित की गई है। इसके साथ ही लखनऊ से बिजनौर और लक्सर से चंडीगढ़ तक जाने वाली रेलगाड़ी का मार्ग परिवर्तित किया गया है, जो गजरौला और हापुड़ होकर सहारनपुर के रास्ते चंडीगढ़ तक संचालित की जाएगी। वहीं इसके अलावा उत्तर रेलवे के लखनऊ समेत मुरादाबाद और अंबाला मंडल की दर्जन भर गाड़ियां भी इस कारण प्रभावित रहेंगी। लक्सर से आने वाली गाड़ी आपको 04373, 04374 ये कैंसिल रहेगी और 15011 ये डाइवर्टेड रहेगी। ये लक्सर नहीं आएगी, ये गजरौला होते हुए हापुड़ होते हुए सहारनपुर पहुंचेगी। देश भर में बुजुर्गों की सुविधाओं के लिए हर विभाग सुविधा मुहैया करा रहा है। वहीं लोहाघाट बस डिपो बुजुर्गों की अनदेखी कर रहा है। बुजुर्गों का कहना है कि पिथौरागढ़ और टनकपुर डिपो की रोडवेज बसों के चालक और परिचालक सवारियों को तो ले जाते हैं, लेकिन बुजुर्गों को नहीं बैठाते। कई घंटे इंतजार करने के बावजूद बुजुर्ग अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाते। वहीं लोहाघाट बस डिपो के एजीएम नरेंद्र गौतम ने सभी बसों के चालकों और परिचालकों को बुजुर्गों को बैठाने के निर्देश दिए हैं। हम बापू से रोजाना लोहागढ़ आते हैं, ये रोडवेज वाले गाड़ी नहीं रोकते, हमारी शक्ल देख के गाड़ी भगा ले जाते हैं। रोडवेज किसकी अपनी पर्सनल गाड़ी तो है नहीं, है गवर्नमेंट की गाड़ी है। हम लोग को भी गवर्नमेंट ने पास दिया है, ये क्यों नहीं रोकते? हम ये कहना चाहते हैं कि इसको सुधारा जाए, इनको समझाया जाए कि रोडवेज के ड्राइवरों को क्यों नहीं गाड़ी रोकते। इस शिकायत पर मैं ये कहना चाहूंगा, जिस स्टॉपेज से भी उत्तराखंड के सीनियर सिटीजनों को रोडवेज बस के चालक परिचालकों द्वारा नहीं बैठाया जा रहा, उसका विवरण मुझे बताया जाए ताकि मैं संबंधित क्षेत्र में चलने वाले चालक परिचालकों को निर्देशित कर सकूं और संबंधित डिपोज के सहायक महाप्रबंधक को इस संबंध में अवगत करा सकूं। ऑस्ट्रेलिया में T20 वर्ल्ड कप पूरा होने के बाद विराट अपने परिवार के साथ कुमाऊं पहुंचे, जहां उन्होंने पत्नी अनुष्का शर्मा के साथ नीम करोरी बाबा का आशीर्वाद लिया। इस अवसर पर स्थानीय लोगों ने उनके साथ फोटो भी खिंचवाई। आपको बता दें कि नैनीताल जिले में स्थित कैची धाम देश विदेश के लोगों के लिए अटूट आस्था का केंद्र रहा है। वहीं बाबा नीम करौली महाराज के प्रति अनुष्का की भी अटूट श्रद्धा है। लालकुआं में निकाय चुनाव के नजदीक आते ही जमीनी मुद्दे फिर से उठने लगे हैं। नगर पंचायत के पूर्व चेयरमैन पवन चौहान ने नगर के सीमा विस्तार को लेकर अपने कामों को जनता के सामने रखा। कहा कि मैंने अपने कार्यकाल में पूर्व विधायक नवीन दुमका के साथ मिलकर प्रदेश के मुख्यमंत्री से पंचायत विस्तार को लेकर घोषणा करवाई थी, लेकिन कुछ तकनीकी कारणों से नगर पंचायत के निकटवर्ती क्षेत्रवासियों को इसका लाभ नहीं मिल पाया। वे दोबारा मुख्यमंत्री से मिलकर नगर पंचायत लालकुआं के सीमा विस्तार का प्रयास करेंगे। पार्टी में लंबे समय से मैंने काम किया है और भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में बहुत जोर शोर से आदरणीय नवीन दुबका जी के नेतृत्व में कई बार माननीय मुख्यमंत्री से मिले। मुख्यमंत्री जी ने घोषणा भी की थी, लेकिन किन्हीं टेक्निकल कारण से ये नगर पालिका बनने से वंचित रह गई। पुनः मेरा तो आज भी जितना मैंने सीमा विस्तार के लिए नगर के लोगों को के साथ साथ जो बगल में लोग रहते हैं, जो साथ में लोग रहते हैं, उन लोगों को मूलभूत सुविधाएं मिले। नैनीताल हाई कोर्ट की शिफ्टिंग पर कैबिनेट की सहमति के बाद अब इसका विरोध शुरू हो गया है। यूकेडी ने हाई कोर्ट की हल्द्वानी शिफ्टिंग को पहाड़ विरोधी फैसला बताया है। उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय अध्यक्ष काशी सिंह एरी ने कहा कि यह पहाड़ विरोधी मानसिकता का प्रतीक है। यह वही मानसिकता है जो गैर सेंध शिफ्ट किए जाने का विरोध किया करती थी। हाई कोर्ट नैनीताल में होने से किसे नुकसान हो रहा है? अगर नैनीताल में हाई कोर्ट होने से किसी तरह की परेशानी है तो सरकार को गैर सेंध को राजधानी घोषित कर हाई कोर्ट को भी वही शिफ्ट कर देना चाहिए। हाई कोर्ट जो अभी तक नैनीताल में से संचालित था उसको हल्द्वानी शिफ्ट किया जाएगा।
हमारी समझ में ये नहीं आ रहा है ये कौन सी मानसिकता काम कर रही है पहाड़ के खिलाफ। ये वही मानसिकता है जो स्थायी राजधानी को, परमानेंट कैपिटल को गैरसैंण में जाने से रोकती रही है। नैनीताल में ये हाईकोर्ट होने से कितना बड़ा नुकसान किसको हो रहा था, मुझे इसका आकलन नहीं है। रुक कर रहे हैं अगली खबर का देहरादून से। उत्तराखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र 20-29 नवंबर से शुरू होगा। विधानसभा स्पीकर रितु खंडूरी ने कहा कि सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और अभी तक 500 सवाल प्राप्त हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि हमें पूरी उम्मीद है कि हर बार की तरह इस बार भी सत्र अच्छे से संचालित होगा। उम्मीद है कि आने वाले समय में विधायक अपने क्षेत्र की समस्याओं को तत्परता से उठाएंगे। वहीं गैरसैंण में सत्र को लेकर रितु खंडूरी ने कहा कि हमें हर मामले पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। मौसम अनुकूल न होने के चलते सत्र को देहरादून में आयोजित हो रहा है, लेकिन आने वाले समय में गैरसैंण में जरूरी सत्र आहूत करवाए जाएंगे। सचिवालय उत्तराखंड की पूरी तैयारी हमेशा से ही रहती है और इस वक्त भी हम पूरी तरह से तैयार हैं। 500 से ज्यादा सवाल आ चुके हैं, तैयारी पूरी है और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार भी पहले की तरह सत्र अच्छे से चलेगा और सद्भाव के साथ चलेगा और जो विधायक हैं हमारे वो ज्यादा से ज्यादा सवाल उठाएंगे ताकि अपनी विधानसभाओं के बारे में वो सरकार तक अपनी बात पहुंचा सके कि जो अगला हमारा सत्र हो वो गैरसैंण में हो। इस बार मौसम बहुत ठंडा था, इस कारण से हम लोगों ने जो सत्र है वो देहरादून में रखा है। किप्छा पुलिस जगह जगह पर वाहन चेकिंग अभियान चला रही है, जिसके तहत पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। आपको बता दें कि उत्तराखंड उत्तर प्रदेश की सीमा पर चेकिंग के दौरान पुलभट्टा थाना की पुलिस टीम ने एक लग्जरी कार से करीब 63,70,000 की नकदी सहित चांदी के बिस्किट और ज्वेलरी भी बरामद की है। वहीं पुलिस को आरोपियों के पास से आभूषण से संबंधित कोई दस्तावेज नहीं पाए गए। हालांकि पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ में जुट गई है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए IND 24 के साथ।